वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। यह है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिया क्लासेस। और बेटा आज हम शुरू करेंगे क्या, क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 तो हम लोग शुरू ही कर सकते हैं। उसके आगे की अब हम चीजें देखते हैं। तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने सोलेनॉइड पढ़ा था, मतलब पिछले लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था, परिनालिका पढ़ा था। उसके अंदर बाहर जहां पर भी चीजें थी मैग्नेटिक फील्ड हमने वहां पर निकाला। आज एक नया टर्म आता है टोरॉइड। क्या आता है? टोरॉइड। तो हेडिंग डालिएगा टोरॉइड। टोरॉइड, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं ना कि ये होती क्या है। क्लियर है? तो यह बेटा क्या होती है, यह है आपकी एक अनंत लंबाई की क्या होती है, परिनालिका होती है। बात समझो, यह कैसी होती है, यह एक अनंत लंबाई की परिनालिका है, जिसको हम क्या करते हैं कि मोड़ कर एक गोल के आकार में कर देते हैं, एक जो है सर्कल के आकार में कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये आपकी परिनालिका है, मान के चलो अनंत लंबाई की। तो इसको हम मोड़ के कैसे कर लेंगे, एक सर्कल के रूप में लेते आएंगे, छल्ले के रूप में बना लेंगे। तो लिखिएगा अनंत लंबाई की परिनालिका को अनंत लंबाई की परिनालिका को इस प्रकार मोड़ते हैं कि अनंत लंबाई की परिनालिका को इस प्रकार मोड़ते हैं कि यह वृत्ताकार आकृति में हो जाए, वृत्ताकार आकृति में हो जाए। यही वृत्ताकार आकृति, यही वृत्ताकार आकृति, वृत्ताकार आकृति क्या कहलाती है बेटा? टोरॉइड कहलाती है। टोरॉइड कहलाती है। क्लियर हो गया बेटा? ये क्या कहलाती है, यही वृत्ताकार आकृति बेटा क्या कहलाती है मेरे भाई? टोरॉइड कहलाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मान के चलिए कि ये आपकी क्या थी, ये आपकी परिनालिका थी। ठीक है, थोड़ा सा दिखा दिया है तो परिनालिका अनंत लंबाई की है। कैसी बेटा? अनंत लंबाई की। इसमें क्या है ना कि ये धारा जो है ये कुछ ऐसी भरी हुई है, मतलब ये जो तार है परिनालिका के ऊपर, तार जो है इस ट्यूब पे कुछ ऐसे लपेटी हुई है। क्लियर है? कुछ ऐसी तार जो है यहाँ पर लपेटी हुई है। क्लियर? और ये आपको पता है कि ये क्या है बेटा, इसका अक्ष है। क्या है? अक्ष है। और ये बेटा क्या है, इसकी रेडियस है आर। क्या है बेटा? रेडियस आर है। क्लियर? तो इसी परिनालिका को हमें क्या करना, मोड़ देना है। तो जब हम परिनालिका को मोड़ेंगे तो देखो, यदि ध्यान से देखोगे तो ये देखो तो कुछ ये ऐसे आएगा। ठीक, ये अब यहां से मान के चलो कि जैसे परिनालिका की कोई तार जो है आपकी ऐसी आई है अंदर से, और फिर ये, ठीक है, ये इससे जो है ऐसे लपेटी गई, ऐसे क्या की है, तार जो है लपेटी गई। अच्छा, ये तार अंदर से होकर फिर बाहर आ रही है। ठीक है ना? तो ये अंदर तो आपको दिखेगा नहीं, इस वजह से हम इसे केवल बाहर वाला दिखा देते हैं कि ये कैसे है। ठीक है, इस तार को हमने क्या कर दिया, इस टोरॉइड पर क्या कर दिया और ये जो है, यदि इससे धारा आई जा रही थी तो आई धारा आपकी बाहर आ जाएगी। क्लियर? इस
टोरॉइड पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो धारा गई है, जैसे मान के चलो इसको जो लपेटा गया है वो ऐसे गई, तो ये धारा आई ऊपर की ओर, ये आई, ये सब अंदर की ओर धारा जो है जा रही है। ध्यान से समझ जाओ, ठीक है। ये आपकी क्या है बेटा, धारा की दिशा है। क्यों? क्योंकि इस तार पर क्या है बेटा, धारा जो है बह रही है। ये जो है ऐसे ऐसे होते हुए और फिर जो है इससे लपेट के ये यहां से बाहर निकलेगी। क्लियर? ये तार जो है ऐसे जाती है, यहां से फिर नीचे चली गई, ये धारा आई। तो ये जो आकृति क्या कहलाती है बेटा, यही आकृति आपकी क्या कहलाती है, टोरॉइड कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई, टोरॉइड कहलाती है। और इसकी जो अच्छा, ये किससे बनती है, अनंत लंबाई की परिनालिका से बनती है। ये टोरॉइड आप समझ गए कि टोरॉइड होता क्या है। अच्छा तो इस पर अब आपको ये बताना है, अब हमारा मूल मोटिव क्या है। हमारा मूल मोटिव यह है कि भैया हमें जो है परिनालिका के अंदर, जहां पर कुछ नहीं है, बाहर और इसके टोरॉइड के अंदर वाले भाग पर हमें क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यानी कि यदि मैं एक भाग को यहां पर P मान लूं, इस वाले भाग को मैं यहां पर एक पॉइंट Q है और यहां पर इसके बाहर की तरफ एक पॉइंट क्या है, S, PQR, ये कोई पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, पॉइंट P पर, पॉइंट Q पर और पॉइंट R पर बेटा क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखिएगा बिंदु P, Q तथा R पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यह बेटा हमारा क्या है, ये हमारा एम है। क्या है, एम है। हम चाहते ये है, ये हमारे दिल का क्या है, अरमा है कि हमें यहां पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो किसका प्रयोग करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ का। ठीक है, तो लिखिएगा बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए ध्यान से समझना, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखो लिखिएगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ से, सर्किटल लॉ से। देखो तो यदि मान के चलो कि इसकी रेडियस बेटा कितनी है, जो ये वाली यहां से जो एक घुमा के बनाएगा उसकी त्रिज्या, ये सॉरी R1 मान ले रहा हूं बेटा, कितनी है, R1 है। और हमें जो है पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो जिस पॉइंट से पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है, उस पॉइंट से होते हुए हम एक क्या खींचते हैं, एम्पियर सर्किटल लूप खींचते हैं, एम्पियर लूप खींचते हैं। तो इस पॉइंट से होते हुए, अच्छा ये रेडियस अब आपको पता चल गई, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। चलो तो पॉइंट P से होते हुए इसके अंदर कहीं पर भी, जरूरी नहीं कि सेंटर पर, इसके अंदर कहीं पर भी ये पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट P कहीं पर भी है, तो इस पॉइंट से होते हुए हम क्या कर लेंगे, एक लूप खींच लेंगे। ये मान के चलो कि एक पॉइंट है और ये जो हमने लूप खींचा यही क्या है, एम्पियर लूप है मेरे भाई। क्या है, एम्पियर्स लूप। तो अच्छा एम्पियर्स लूप बेटा क्या होता है, यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या होता है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल बराबर कितना होता है, म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। अब ये इसके अंदर कितनी विद्युत धारा बह रही है, तो बेटा ये तो पॉइंट P है, इसके अंदर है, यहाँ पर पॉइंट P से तो कोई धारा नहीं बह रही। देखो ना कोई धारा है क्या इस लूप के अंदर, नहीं है। यानी कि आई इनसाइड बेटा क्या है, 0 है। आई इनसाइड पॉइंट P के लिए बेटा कितनी है, 0 है। यानी कि रियल बराबर कितना है, ये वाला पॉइंट 0, तो यहां से बेटा ये कितना आ जाएगा, B बराबर 0। यानी पॉइंट P पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0 आया है। क्यों आया बेटा, क्योंकि ये एम्पियर सर्किटल लूप में ये जो हम बनाए हैं इसके अंदर तो कोई धारा ही नहीं है। क्लियर हुआ, चलो छाप लो छाप लो।
छाप लिया हो तो आगे बढ़े। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अब आते हैं बाहर वाला पॉइंट बेटा देख लेते हैं। तो लिखेगा बिंदु आर पर चुंबकीय क्षेत्र, पॉइंट आर के लिए, ठीक है। अब बेटा जब पॉइंट आर के लिए देखोगे तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि हम अब, अच्छा मैं इसको हटा दे रहा हूं ऊपर वाला फिगर। चलो छाप तो लिया ही होगा आपने। चलो चलो बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं कि सबसे पहला काम क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ का उपयोग करना है ना। तो करो एम्पियर सर्किटल लॉ से, एम्पियर पर प्रति नियम से। सबसे पहले क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, अच्छा यहां पर एक क्या खींचना है, एक एम्पियर लूप खींचना है। तो खींच दिया, पॉइंट आर से होता हुआ, पॉइंट आर से होता हुआ हमने क्या खींच दिया, एम्पियर लूप खींच दिया। ये बेटा क्या है, एम्पियर्स लूप। अब आप यदि यहां ध्यान से देखोगे, अब यदि आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। क्लियर। अब यार यदि आप जो है ना क्लियरली ध्यान से देखो तो देखो यहां पर मुझे बताना, यहां पर धारा कितनी है। आप तो कह दोगे सर आई करंट जा रही है। अरे नहीं बच्चों, आई करंट नहीं जा रही है, ध्यान से देखो। ये धारा ऊपर की ओर आ रही है, मतलब कि ये सब पॉइंट है, ये सब कैसी है, पॉइंट है। कैसा मेरे भाई, पॉइंट है कि नहीं है। चलो ये सब जो है बेटा पॉइंट है, क्योंकि इधर से ऊपर की ओर आ रही है। बाहर वाले से धारा बेटा ऊपर की ओर आ रही है, तो बाहर वाले को हमने पॉइंट से दिखा दिया। ये विद्युत धारा के लिए दिखा रहे हैं। ड्राइंग अच्छी है, थोड़ा सा थोड़ा सा, चलो आप जैसे बराबर करो। चलो अब देखो ये बाहर के लिए हो गया, अंदर बेटा अंदर जा रही है तो तीर का क्या दिखता है, पिछला हिस्सा। तो तीर का पिछला हिस्सा रामायण महाभारत क्रॉस साइन। कैसे होता है बेटा, क्रॉस साइन। तो ध्यान से देखो, जितनी धारा आगे आ रही है उतनी ही धारा अंदर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में कि नहीं है। यानी कि जब मैंने आपको बताया था यदि एक धारा आ रही हो और एक धारा जा रही हो तो उस केस में क्या होगा, देखो आपको मैंने बताया था कि ये यदि धारा है I1, ये अंदर की ओर है और ये आई है और ये बाहर की ओर आ रही है और ये भी आई है, तो यहां से ये I1 और ये I2 है, ये एम्पियर लूप है। तो एम्पियर लूप के अंदर एम्पियर, और ये क्या है बेटा, एम्पियर लूप है, एम्पियर्स लूप। तो एम्पियर्स लूप के अंदर जो धारा होती है, तो एक को जो अंदर जा रहा है उसे कुछ भी मान लो, या तो पॉजिटिव मान लो या निगेटिव मान लो, और जो बाहर आ रही है तो जो माने हो अंदर के लिए उसका अपोजिट बाहर के लिए मान लो। तो यहां पर आई इनसाइड यदि मैं लिखूं तो बेटा कितना हो जाएगा, मैं तो इसे अंदर वाले के लिए प्लस ले रहा हूं और बाहर वाले के लिए माइनस, तो I1 माइनस का I2। क्लियर। अब देखो इस केस में एक चीज पता है आपको, अच्छा इस केस में देखो तो जितनी धारा आपकी बाहर आ रही है उतनी ही धारा अंदर जा रही है, मतलब नेट कितनी हो गई, 0। यानी कि आई इनसाइड अभी भी बेटा कितना है, 0। क्यों 0 है वो समझ में फिगर से आ गया, ठीक है। लिख सकते हो कि जितनी अंदर उतनी बाहर, जितनी अंदर उतनी बाहर, यहां से खत्म करो। यानी कि VDL बराबर म्यू नॉट और ये 0, यानी VDL बराबर 0 इंटीग्रेशन, तो V बराबर बेटा कितना आ गया, 0। यानी कि आप जो है टोरॉइड के चाहे अंदर निकालो जहां पर कुछ नहीं है, या टोरॉइड के बाहर किसी पॉइंट पर भी, किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो उसकी वैल्यू बेटा शून्य ही रहती है। कैसी रहती है बेटा, शून्य ही रहती है।
क्लियर। अब चलो बात करते हैं बेटा किसकी, अब हम बात करते हैं अंदर वाला पॉइंट जो है आपका किसका है, क्यू है। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए हटाते हैं इसे आराम से, चलो छाप लो, पहले छाप लिया, हटा देते हैं, चलो बहुत अच्छा बेटा। तो देखो क्या करेंगे, लिखिएगा पॉइंट क्यू के लिए, पॉइंट क्यू के लिए थोड़ा सा फिगर जो है समझने की कोशिश करना। अच्छा, पॉइंट क्यू के लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां से देखोगे एम्पियर सर्किटल लॉ से, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है बेटा, उससे हम क्या करते हैं, एक एम्पियर लूप खींचते हैं। तो कोई बात नहीं, ये हमारा एम्पियर लूप रहा, पॉइंट क्यू से होता हुआ हमने क्या कर दिया, एम्पियर लूप खींच दिया। ये बेटा हमने क्या खींच दिया, ये जो है एम्पियर लूप हमारा हो गया। थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो चलो मैं इसके गड्ढा किए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए, ठीक है, दिखा कुछ, थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा। तो ये बेटा क्या है, एम्पियर लूप है अंदर वाले के, एम्पियर लूप। तो एम्पियर लूप बेटा क्या करता है कि v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू आई इनसाइड, मतलब अंदर कितनी विद्युत धारा है। देखो यहां से बात समझना, यहां पर आप जीरो नहीं कर सकते हैं धारा, क्यों, क्योंकि ये देखो जो बाहर आ रही है भैया वो तो एम्पियर लूप के कितना है, बाहर है। तो हमें एम्पियर लूप के बाहर वाली धारा नहीं चाहिए, कौन सी चाहिए, अंदर वाली, यानी कि ये अंदर वाली है। वाह 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 वाह, अंदर तो धारा है, अंदर तो धारा है मेरे भाई। तो बहुत बढ़िया बन गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए देखो ये अंदर की ओर जा रही, तो अंदर की ओर, अंदर की ओर हमने क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए देखो अंदर की ओर हमने क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा जो है अंदर की ओर जा रही है, धारा किधर जा रही है, अंदर की ओर। तो हम क्या लगाएंगे, अपना राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, तो दाएं हाथ का जो अंगूठा होता है उसे कर दो धारा की दिशा में, कर दिया। अब हमें इस पॉइंट पर बताना है, देखो ध्यान समझो, ये वाला है चीज, ये गोला बना हुआ है, ये अंदर की ओर धारा है, किधर है, अंदर की ओर। तो ये देखो अंगुलियां हमारी कैसे आ रही है, नीचे की ओर, देखो ना कर्ल करके नीचे की ओर, तो विद्युत धारा की दिशा ये वाली भी नीचे की ओर है। अब यहां से देखो तो विद्युत धारा भी तो आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही है ना, तो इसी डायरेक्शन में विद्युत धारा हो जाएगी। तो V और dl का जो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझ लो, यही से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो V और dl कैसे हैं, साथ साथ हैं, यानी कि ये जो है आपका इधर आ रही है, ये V मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, dl हो जाएगा। यानी कि V डॉट dl कितना होता है, V इंटू dl कॉस थीटा, और कॉस थीटा बेटा कितना है, 0 डिग्री है। क्यों 0 डिग्री है, क्योंकि बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 0 है, अभी आपने देख लिया। अच्छा, म्यू इंटू आई इनसाइड बेटा देखो, ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये बी तो बाहर ले लो। हमने मान लिया कि जो सर्किटल लॉ है, हमें सर्किटल के लिए ही लिखना है, तो हमने मान लिया कि ये जो सर्किटल है यहां से इसकी रेडियस कितनी है बेटा, ए पॉइंट है, कितनी है, ए है। तो यहां से जो एल जो है हमने इसे डीएल कर दिया, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। अब ध्यान से समझना, सगला पूरा खेल किसका है बेटा, आई इनसाइड का ही तो है, किसका है बेटा मेरे भाई, आई इनसाइड का ही तो पूरा खेल है। तो देखो अब यहां से देखना, यदि आपकी इस टोरॉइड में यदि आपके कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, कितने हैं, एन टर्म्स हैं, तो लिखिएगा यदि टोरॉइड में फेरों की संख्या कितनी है बेटा, एन है, कैपिटल एन। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमने मान ली बेटा कितनी है, स्मॉल एन है।
और ये कितना हो जाएगा n अपान, क्योंकि ये टोरॉइड जो सर्कल है और सर्कल की परिधि बेटा कितनी होती है 2 पाई r, तो हम ये जो टोरॉइड है उसकी रेडियस मान लीजिए बेटा कितना है 2 पाई r है, टोरॉइड की रेडियस कितना है r है, तो इस वजह से एक अंक हमारे पर आ गया। चलो बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा हुआ। अब ये जो है एक में धारा, एक फेरे में धारा कितनी है बेटा आई है, एक फेरे में धारा कितनी है आई है, तो n फेरों में, तो n फेरों में धारा बेटा कितनी हो जाएगी n इंटू आई, कितना हो जाएगा बेटा n इंटू आई, तो लिखो एक फेरे में धारा कितनी है बेटा आई है, तो n फेरों में धारा कितनी हो जाएगी, n फेरों में धारा कितनी हो जाएगी n इंटू आई। भाई एक फेरे में आई है तो दो फेरे में 2 आई, तीन फेरे में 3 आई, तो इसी तरीके से n फेरों में कितनी हो जाएगी बेटा n आई हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अब देखो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहां पर पुट करना है आई इनसाइड की, तो यहां पर n इंटू आई लिख देंगे, हमने मान लिया कि कितने फेरे हैं आई फेरे हैं। चलो हटा दें, इसे हटा देते, चलो बेटा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो यहां से बात समझना, यहां से आप बात समझोगे कि देखो बेटा यहां पर कितना हो जाएगा v और l, तो हमने l लिया कि इंटीग्रेशन करके कितना आ गया l म्यू, और i इनसाइड बेटा कितना हो जाएगा i इनसाइड आपका हो जाएगा i इंटू n, और n जो है फेरों की संख्या तो वो कितनी है बेटा इतनी है, तो वी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और i इनसाइड की वैल्यू तो i n अपान, ये आई एन अपान 2 पाई आर। ये चीज हो गया कि नहीं, ये चीज हुआ कि नहीं, ये आप मेरे को बताइए। क्लियर है? आई होप इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है, इतना हम क्या किए होंगे समझ गए होंगे, ठीक है, तो ये तो क्लियर है, कोई बात नहीं। तो अब यहां से ये जो एम्पियर लूप है हम उसकी भी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, जो भी मानना है आप मान सकते हो। क्लियर है? जो भी आप मानना चाहो तो आप जो है मान सकते हो, ठीक। पहले इतना छापो तो फिर आगे बढ़े ना, पहले छाप लो बेटा इसे। तो चलो बेटा अब इसके बाद v डॉट dl है, तो v छोटा छोटा dl बन के कितना हो गया बड़ा सा dl म्यू नॉट और i इनसाइड। तो देखो ना बेटा ये फेरे कितने हैं बेटा, देखो n फेरे ना, कैपिटल n फेरे, कितने फेरे हैं कैपिटल n, और एक फेरे में धारा कितनी है i है, तो कैपिटल n फेरों में धारा कितनी हो जाएगी n इंटू आई, n इंटू आई। क्लियर? अब यहां से यदि आप देखो, अब यहां से यदि आप देखो तो v, अच्छा ये जो L है, तो L तो बेटा क्या है, ये सर्किटल लूप की वो है परिधि है, तो सर्किटल लूप की त्रिज्या बेटा कितनी है a है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पाई, अच्छा ये r माना है क्या मैंने, मतलब यहां पर a माने लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई a, परिधि तो यही होती है भाई वृत्त की, और ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट n आई, तो यहां से b बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट n आई अपॉन 2 पाई a, दैट्स द करेक्ट, बिल्कुल सही है, बहुत सही है। चलो अब यहां से यदि आप देखो तो l की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ये तो मैं इसी के साथ क्या लिख सकता हूं, यानी b बराबर क्या लिख सकता हूं म्यू नॉट n आई, बस क्यों, क्योंकि n की जगह पर क्या है, ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो ढंग से, n की जगह पर जैसे ही हम क्या लिखेंगे, ये है फेरों की संख्या कितनी है n है, तो एकांक लंबाई में कितना हो जाएगा 2 पाई a, तो यहां से n अपॉन 2 पाई a कितना है बेटा n अपॉन 2 पाई a, स्मॉल n है, देखो ना, तो वही तो लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी टोरॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, टोरॉइड के अंदर का मतलब अंदर वाला भाग, ये वाला भाग नहीं, टोरॉइड के अंदर जहां पर धारा
बह रही है, उसके लिए करंट मतलब जो वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो देखिए ये था आपके टोरॉइड का कॉन्सेप्ट। और अब हम आगे बढ़ेंगे लॉरेंज बल के लिए, तो तब तक इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। देखिए अब अगली हेडिंग बेटा आप लोग लगा लीजिए। अगली हेडिंग क्या है, गतिमान, गतिमान या सॉरी कहां गया हटाने वाला, ये रहा, एक लिखिएगा, एक समान हेडिंग है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है। अच्छा इसी बल को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। तो ये कहीं पर लॉरेंज बल भी लिखा हो, लॉरेंज बल, तो भी उसका मतलब यही है। और इसको इंग्लिश में लॉरेंज फोर्स या कह लो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। ठीक है, लॉरेंज बल, चुंबकीय बल, ये एक ही है बेटा। ठीक है, ये आपको क्लियर रहना है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि यदि आपकी कहीं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कैसा है बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कैसा है आपका, कांस्टेंट है, वह परिवर्तित नहीं हो रहा है। अब कह रहा है कि उस पर यदि कोई घूमता टहलता मस्त मतमौला जो है, मतवाला मस्त मौला जो है, एक आपका आवेश आ रहा है, ठीक है, आया, गति किया, देखा, मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब उस पर कितना बल लगेगा हमें यह बताना है। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, गति करता है, तो उस आवेश पर एक बल कार्य करता है, जिसे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। हमें नहीं पता था, जो था हमने लिख दिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि आपका क्या है, कोई चुंबकीय फोर्स है, मतलब यदि कोई आवेशित कण जो है किस्मत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बेटा गति कर जाता है, उसके अंदर प्रवेश करता है, तो उस आवेश पर एक बल जो है आपका कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। ध्यान देना है कि किस बात कर रहा है, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, गति करना जरूरी है। ठीक है, यानी आपको पता है, लिखिएगा अगली लाइन पे, क्या लिखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र स्थिर तथा गति करने वाले दोनों आवेशों पर लगता है, दोनों आवेशों पर लगता है। ठीक है, अब आपका भैया आवेश चाहे जैसा भी हो, चाहे स्थिर हो या गति कर रहा हो, उस पर वैद्युत क्षेत्र लगना ही लगना है, दोनों आवेशों पर लगता है।
वैद्युत बल, सॉरी वैद्युत बल है, वैद्युत बल है, ठीक है। लेकिन यदि जो है मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक लिखेगा, किंतु चुंबकीय क्षेत्र, किंतु चुंबकीय बल, किंतु चुंबकीय बल केवल, कैसा बेटा, केवल किसमें लगेगा, केवल गतिमान आवेश पर ही लगता है, गतिमान आवेश पर ही लगता है। क्लियर हुआ कि भैया ये जो आवेश का आवेश होगा उसको यदि उस पर चुंबकीय बल कार्य कर रहा है तो उसे बेटा क्या होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर क्या कह रहा है, लिखिएगा कि इस नियम के अनुसार, लिखिएगा इस नियम के अनुसार यदि कोई धनात्मक आवेश, ध्यान देना, यदि कोई धनात्मक आवेश, यहां पर अभी मैं जो भी बात करूंगा धनात्मक आवेश के लिए बात करूंगा, ऋणात्मक आवेश के लिए हम उस समय बता देंगे कि क्या करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई धनात्मक आवेश बेटा क्या होता है, यदि कोई धनात्मक आवेश Q v वेग से चुंबकीय क्षेत्र V में प्रवेश करता है, V में प्रवेश करता है तो चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल यानी F मैग्नेटिक, ठीक है। अब मैं इसको बार बार F मैं बस लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगी कि ये मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, उस आवेश के। दूसरा क्या बोलता है कि F मैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, उसके वेग के, किसके, वह जो आवेश जो है किस वेग से चल रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यदि हम इन दोनों को साथ लिखें तो F मैग्नेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू बी। और यदि यहां से यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, F मैग्नेटिक इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, QV, जहां पर V क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जहां V चुंबकीय क्षेत्र है, कैसा है बेटा, क्षेत्र है, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने तो लिख लीजिए, ये जल्दी छाप लो इसे, ठीक है, छाप लीजिए फिर आगे बढ़े। देखिए थोड़ा सा फिगर पे ध्यान दीजिएगा तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। ये मान के चलिए कि x है, ये y एक्सिस है और ये कैसी है, z एक्सिस है। ये बेटा सब परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये तीनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये कह रहा है कि कोई एक आता है, अच्छा इसमें कह रहा है कि ये जो x डायरेक्शन है बेटा ये किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। इस पर कोई आवेश आपका v, कोई आवेश v वेग से मान के चलो कि ये आवेश है q और v वेग से इस पर आ रहा है, v वेग से इस पर आ रहा है। अच्छा ये एंगल आपका कितना है, 90 है। ये एंगल आपको तो दिख ही रहा है कि कैसा है, 90 है। और ये वाला एंगल भी कैसा है बेटा, 90 है। ये चीज ध्यान दो, ठीक है भाई, ये चीजें ऐसी हैं। ये क्या है बेटा, एक प्लेन ही तो है। तो ये देखो दिखा, ये आपका कैसा,
सॉरी, हाँ दिख गया। चलो चलो बहुत बढ़िया, ये चीज है। ये कह रहा है कि आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये एक्स और वाई आपस में कितने 90 डिग्री, वाई और जेड 90 डिग्री, एक्स और जेड 90 डिग्री। तो वही चीज यहां पर बनी है। कह रहा है कि कोई एक आवेश है जो एक समान मैग्नेटिक फील्ड पे जो है अंदर की ओर आ रहा है v वेग से, जहां पर ये क्या है कि तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इसकी यदि दिशा की बात होगी, इसकी यदि दिशा की बात होगी तो बेटा लिखिएगा कि यदि आवेश यदि आवेश यदि आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में उसके लंबवत v वेग से गतिमान है, तो गतिमान हो तो इस आवेश पर लगने वाला बल लंबवत जेड एक्सिस के अलावा होगा, जेड अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो ना कि थोड़ा सा, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, एंगल आपके समझ में आ गए हैं। चलो जैसे थोड़ा समझना कि ये वाली चीज रही, ये वाली क्या रही आपकी एक चीज रही। तो ये बात मान के चलो, ये हमने इसको ऐसे कर दिया, तो ये तो आपको एक ऊपर वाला प्लेन साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और ये जो आपकी जो वेलोसिटी है ना वो क्लियरली कुछ ऐसे है इस वाले प्लेन के लिए, ये ठीक है। और यहां पर ये आपका आवेश क्यों है, ये यहां पर गति कर रहा है, इस तरफ आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये तो एंगल आपका 90 है, तो बल की दिशा ऊपर की ओर हो जाए। क्लियर, चलो। लेकिन यदि कह रहा है कि ये 90 डिग्री पर ना करके यदि एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत b वेग से आता है, और यदि ये लंबवत ना आए किसी एंगल से आए, तो लिखिएगा यदि आवेश q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत ना आए, चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत ना आकर लंबवत गति ना करके किसी थीटा कोण से प्रवेश करें तो के लिए देखो बेटा क्या होगा, ध्यान से समझना है। फिर से वही फिगर हम बना रहे हैं, यदि आप समझना चाहोगे तो आपके समझ में आएगा। ये x, ये y और ये z, ये इधर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये आपको प्रोफाइल दिखाने के लिए, ये रहा। ठीक है, ये इधर, ये ठीक है। ये तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अभी भी x अक्ष के अनुदिश है, लेकिन B कह रहा है कि इसके लंबवत ना आकर के किसी एंगल पर आ रही है, किसी बेटा एंगल पर आ रही है, किसी एंगल पर आ रही है जो मैग्नेटिक फील्ड से कितने अंश का कोण बना रही है बेटा, थीटा का बना रही है। कितने का बना रही है, थीटा डिग्री का। कितने का कोण बना रही है, थीटा डिग्री का। ये b क्या है, वेलोसिटी है, ये b क्या है, वेलोसिटी है। तो इस b के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा v cos थीटा जो किसके अनुदिश हो जाएगा, v के, और एक हो जाएगा v sin थीटा, एक हो जाएगा v sin थीटा।
तो यहां पर देखो तो v साइन थीटा वाला जो एंगल है वो क्या है, v साइन थीटा घटक घटक किसके है, मैग्नेटिक फील्ड v के लंबवत है, लंबवत है। तो यहां से ये फोर्स ये ऊपर की ओर खत्म हुआ, लंबवत है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो यहां से v cos थीटा बेटा किसके है, v cos थीटा जो है, v cos थीटा घटक v के अनुदिश है। और जब v के अनुदिश होगा, ध्यान से समझना, अनुदिश होगा, ठीक है। तो cos यदि इसका एंगल कितना हो गया, जीरो, कितना हो गया बेटा, जीरो। v के अनुदिश तो वही हो गया ना। तो यहां पर तो देखो तो ये कितना आ जाएगा, हमें तो लंबवत घटक से मतलब है, किससे मतलब है, लंबवत घटक से। तो यानी कि v आपका जो मैग्नेटिक फोर्स आया था F बराबर F मैग्नेटिक फोर्स बेटा कितना आया था, Q V V, और इनके बीच में एंगल कितना था 90। तो 90 की वैल्यू तब रही होगी जब साइन थीटा रहा होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो क्या हो जाती है बेटा, शून्य हो जाती है। तो इस वजह से ये फार्मूला क्या आ जाएगा, क्यू वी वी साइन थीटा। बात समझ में आई, हमें कौन सा घटक लेना है, लंबवत घटक लेना है। तो क्यू वी वी साइन थीटा, और जहां पर थीटा क्या है, थीटा वी व वी के मध्य बना कोण है, मध्य बना कोण है। क्लियर, ये क्या है, v वेलोसिटी वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बना कोण है। तो यदि मैं इसे ये लिखना चाहूं तो यहां से आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, q और v क्रॉस v। ध्यान देना, हमें कौन सा लिखना है ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले वेलोसिटी लिखना है, बाद में क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र लिखना है। v क्रॉस v होता है बेटा, क्या होता है, v क्रॉस v होता है, नहीं तो आप इसे गलत कर दोगे, ठीक है। और क्योंकि ये बल है तो इसका जो मात्रक आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन में। किस में आएगा, न्यूटन। ठीक है, छापो तो फिर आगे बढ़ो, छाप लो। तो यानी कि अब आपको क्या पता चला कि F जो मैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो कितना होता है, Q V V साइन थीटा। या ये तो आपको क्या देगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये मैग्नीट्यूड देगा, क्या देगा, परिमाण देगा, क्या देगा, परिमाण देगा। लेकिन ये वाला जो एंगल है F, ये जो वाला फार्मूला है Q V क्रॉस V, ये आपको क्या देगा, डायरेक्शन दोनों देगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, परिमाण तथा दिशा दोनों देगा, परिमाण तथा दिशा दोनों देगा ये। क्लियर, चलो अब देखो ये क्या कह रहा है कि यदि 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 जो है क्या हो जाए बेटा, यदि आवेशित कण का वेग कह रहा है कि क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यदि आवेशित कण का वेग शून्य हो जाए, ध्यान से समझ लेना तभी समझ में आएगा। यदि आवेशित कण का वेग बेटा क्या हो जाए, शून्य हो जाए, कण का वेग शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। तो जब बेटा जीरो हो जाएगा तो यानी कि ये v की बात कर रहा है कि v कितना है, जीरो। तो जब आप जैसे ही निकालोगे f मैग्नीट्यूड तो बेटा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि v की जगह पर जीरो रखोगे बेटा तो वहां से कितना आ जाएगा, क्यू वी वी साइन थीटा में v की जगह जीरो रखोगे तो जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाता है मेरे भाई, जीरो आ जाता है। यानी कि ये बात साफ हो गई कि ये बात क्या हो गई आपकी, ये बात साफ हो गई, यदि आपका आवेश रुका हुआ है, यदि आपका आवेश रुका हुआ है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता। क्या उत्पन्न होता है, सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस बात से यहां से ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, अच्छा
तो अब एक चीज और है कि यदि आपका एंगल, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से बेटा क्या हो जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री तथा 180 डिग्री पर हो, 180 डिग्री पर गति करे, 180 डिग्री पर गति करे। देखो भात समझना, भात नहीं है, चावल नहीं, भात की बात हो रही है, लैंग्वेज। चलो क्या कह रहा है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से बेटा कितना एंगल पे कोण रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री। यानी कि ये क्या कह रहा है, बात समझो, ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, बात समझो, ये कह रहा है यदि आपका चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, ठीक है, इस दिशा में है, तो यदि आपका जो कोई चार्ज Q है, कोई चार्ज कैसा है बेटा, Q है, कैसा है, कोई चार्ज Q है, तो वो बेटा क्या होगा कि यदि ये जो Q चार्ज जो है यदि B के समांतर जा रहा है, यानी कि जो B वेग से समांतर आ रहा है, और इनके बीच का जो एंगल देखो ना, ये एक दूसरे क्या हो गए, समांतर हो गए, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0। यानी और यदि कैसा हो जाए कि यदि कोई आवेश Q है और ये यहां से पीछे की ओर जा रहा है, यानी कि V और इसके बीच का एंगल देखो ना, तो ये कितना आ जाएगा, 180, ठीक है, और यहां पर तो एंगल थीटा बराबर कितना है, 0। यानी कि एक चीज यहां से क्लियर हो गई, एक चीज बेटा क्या क्लियर हुई, ध्यान से समझना, कि यहां से साइन थीटा, मतलब साइन थीटा में जब 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0, और साइन 180 की भी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0 होती है। अरे वाह, ये तो अजूबा हो गया। यानी कि इससे आपको ये पता चला कि आप कहीं पर भी, जैसे क्योंकि यहाँ पर थीटा है, तो जैसे ही आप साइन थीटा की जगह पे 0 पुट करोगे तो इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0, और 180 डिग्री पर भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यहां पर क्या होगा कि आपका बल नहीं लगेगा, आपका बल नहीं लगेगा। तो लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र अर्थात, यहां पर लिखिएगा अर्थात यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करता है, अनुदिश गति करता है, तो इस पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता, चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है, और यह सीधे चुंबकीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर चला जाता है। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। चलो छाप लो, तो फिर आगे बढ़ो, छापो छापो छापो। एक चीज देखिए, आपको पता है कि मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि ये कैसा है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट, कैसा है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस गुणनफल है। तो यहां से यानी कि आपका जो इसका जो प्रोडक्ट आता है, इसके जो प्रोजेक्ट का जो रिजल्टेंट आता है, यानी कि इनका गुणा करने के बाद जो भी हमें परिमाण मिलेगा, जो भी हमें मिलेगा, वो क्या होंगे, वो इन दोनों वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, लंबवत होगा। अर्थात यहां से लिख लेना, अर्थात क्या होगा, आपका जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, v वेक्टर के, तथा फोर्स आपका परपेंडिकुलर होगा किसके बेटा,
मैग्नेटिक फील्ड के। सॉरी, छापो छापो। चलिए अब लिखेगा चुंबकीय बल की दिशा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हेडिंग डालिएगा, ठीक है ना। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे तो वो देखते हैं। लिखेगा चुंबकीय बल की दिशा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। समझ जाओगे, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें पहला है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें बेटा किसकी जरूरत पड़ती है। इसने एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। तो लिखिएगा चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। नियम का प्रयोग करते हैं। और इसके अनुसार बेटा होता क्या है। तो लिखिएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठा तथा अंगूठे की पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि यह तीनों परस्पर लंबवत रहें। परस्पर लंबवत रहें। कैसे रहे बेटा, लंबवत रहें। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तथा माध्यिका आवेश की गति की दिशा में, हो तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। क्लास हाई स्कूल सब पढ़े। चलो देखो क्या है। ये हमारा रहा बायां हाथ का, ठीक है। बाएं हाथ की पहली 3 अंगुलियों को अंगूठे तथा उसके पास की 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। देखो ये रहा बायां हाथ, इसको हमने फैलाया और इस 3 अंगुलियों को हम ऐसे फैलाएंगे, ये अंगूठा, ये पहली तर्जनी और ये मध्यमा बीच की अंगुली, और ये तर्जनी, ये मध्यमा और ये अंगूठा इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हो। तो ये वाला देखो, ये लंबवत है, अंगूठा तथा ये तर्जनी आपस में कैसे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं।
अब ये जो तर्जनी तथा मध्यमा है, इनके बीच में एंगल देखो तो कैसा दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है 90 डिग्री। हाँ चलो, और अंगूठा तथा इसके बीच में भी एंगल जो है कितने का दिख रहा है, 90 डिग्री। ये देखो ना, यहां से यदि ये देखो तो ये यहां से कैसा है, 90 डिग्री दिख रहा है। चलो, तो इनको इस प्रकार से फैलाना है। तो ये जो तर्जनी है, तर्जनी तर्जनी बेटा किसकी दिशा को देगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको देगी, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, तथा जो मध्यमा है ये आवेश की गति की दिशा में रहेगी। तो ये अंगूठा किसे बताएगा, ये अंगूठा बताएगा आपके चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, तो मैं ये बना दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। ये रहा आपका अंगूठा, ठीक है, ये रहा आपकी तर्जनी, और ये रहा आपका, थोड़ा सा मैं ऐसे करके दिखाई दे रहा हूं, ये आपकी रही, ठीक है, ये आपका क्या है, अंगूठा है। ठीक है, ये आपकी क्या है, तर्जनी है, और ये आपकी क्या है, माध्यिका है। ठीक है, इन सबके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये भी आपस में 90 डिग्री। तो ये जो तर्जनी है ये किसे दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी, ये डायरेक्शन की दिशा को भी। तो ये चुंबकीय बल की दिशा को, एफ मैग्नेटिक बल की दिशा को क्या दिखाएगा। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा हम जो है राइट हैंड पाम रियल रूल का भी प्रयोग करते हैं। राइट हैंड पाम रूल ये क्या होता है, दाएं हाथ की हथेली का नियम, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, जो अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, पढ़ते आए हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, ये दिशा जो हम लोग बता रहे हैं किसके लिए बता रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए बता रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, पॉजिटिव धनात्मक आवेश की दिशा, आवेश की दिशा के लिए, समझते रहो। ठीक है, चलो हो गया, हटा दें, हटा दें, हटा दें। दूसरा है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम, हाँ सही से लिखे थे, दाएं हाथ की हथेली का नियम बेटा। इसको समझो, फिर इसका क्या काम है। तो लिखोगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हाथ को इस प्रकार खोलते हैं कि, हाथ को इस प्रकार खोलते हैं कि चारों अंगुलियां, चारों अंगुलियां तथा अंगूठा कैसे रहे, लंबवत हो, लंबवत हो। मतलब कैसे, ये रहा आपका दायां हाथ, ये अंगुलियां खोलोगे तो सिंपल सी बात है, अंगूठा लंबवत ही आएगा। ये देखो ना, ये चारों अंगुलियां समांतर हैं, तो इसके यदि ऊपर कोई खड़ा है तो ये क्या 90 डिग्री ही है। चलो, तो यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तथा अंगूठा आवेश की गति की दिशा को बताए, तथा अंगूठा आवेश की गति की दिशा को बताए, गति की दिशा को बताए, तो क्या होगा, तो हथेली, तो हथेली चुंबकीय बल की दिशा को बताएगी, तो हथेली चुंबकीय बल की दिशा को
बताएगी। चलो छापो तो फिर इसको समझाते हैं। तो देखिए इसने क्या कहा है कि ये हमारा रहा दायां हाथ, इसको खोल लिया, ठीक है। यदि ये कह रहा है कि ये जो अंगुलियां हैं यदि ये किस डायरेक्शन में बेटा, ये जो है आपकी हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, किधर बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और अंगूठा आपकी आवेश की गति की दिशा में, किधर हो, आवेश की गति की दिशा में। तो जो हथेली की दिशा यानी हथेली के जो लंबवत दिशा होगी, हथेली के लंबवत वो क्या देगा, वो आपकी चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। क्लियर हो गया कि यदि ये आपका क्या है, दायां हाथ है, और ये आपका क्या है, अंगूठा है, और ये आपकी अंगुलियां हैं, ठीक है। तो ये अंगुलियां यदि किधर हो, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और ये किधर बताए, वी की दिशा को बताए अंगूठा। तो ये जो हथेली है इसके परपेंडिकुलर मतलब बाहर की ओर, ठीक है, ये हथेली का ये एफ की दिशा को बताएगा। क्लियर, छापो छापो छापो। अच्छा एक चीज और आपको बता सकते हो कि एक स्क्रू का नियम आता है। क्या आता है, स्क्रू का नियम, ये आपको पता है स्क्रू का नियम। अच्छा आप देखो होता क्या है, एफ मैग्नीट्यूड बराबर, यही समझ में आ जाएगा, एफ मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, क्यू वी क्रॉस वी, यही होता है, ठीक है। तो यदि मान के चलो कि यदि आपकी किसी आवेश की जो दिशा है वो ये है वी, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वी ऐसा है, ठीक है। तो अब बात समझो, आपको क्या करना है, यहां पर जिस जगह पर इनके टेल मिल रहे हैं, क्या मिल रही है, इन वेक्टर की पूंछ मिल रही है, क्या मिल रही है मेरे भाई, इन वेक्टर की क्या मिल रही है, पूंछ मिल रही है। उसको क्या करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, एक स्क्रू रखेंगे टाइट करने वाला, ये ऐसे हमने यहां पर रख दिया। अब हमें बी से क्यू की ओर आना, ये बी कौन सा वेक्टर है, वी क्रॉस बी है, यानी कि वी से वी की ओर, वी की ओर आना है। तो देखो अब ध्यान समझो, हमें V से V की ओर जब आना पड़ेगा, V से V की ओर, V से V की ओर मतलब कि हमें इधर क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और किसी चीज को यदि हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो क्या होगा बेटा, वो बाहर की ओर निकलेगा। क्लॉकवाइज में क्या होगा, वो बाहर की ओर निकलेगा, किधर निकलेगा, बाहर की ओर। तो यानी कि ये बाहर की ओर निकलेगा, तो जिधर स्क्रू निकले, तो जिधर स्क्रू जाए वही बल की दिशा होगी। कौन सा बल, चुंबकीय बल, ये लॉरेंट बल नहीं है। बस भाई आप V से V की ओर जाओ, V से B मैग्नेटिक वेग से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आओ, वेग से जब आप चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आओगे बेटा, तो ये रहा आपने स्क्रू रखा, और V से B जब आप आओगे तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, खोल रहे हो क्या भाई, खोलने को तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा ना। देखो ना, यदि आप किसी को खोलोगे तो किधर जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और V से V किधर आना है, क्लॉकवाइज आना है, किधर आना है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में बेटा क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज यदि आप घुमाओगे क्लॉकवाइज ये वाला, तो ये क्या होगा, खुलता जाएगा। ध्यान से समझ गए ना, ये किधर होता जाएगा, ये खुलता जाएगा, ठीक है। जैसे यदि हम किसी चीज को खोलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टाइट होता जाएगा। ध्यान से समझो यार, हमें किधर आना है, V से V की तरफ रखा, हमें इस डायरेक्शन में आना है। अब देखो यदि इसको लगाने से देखो स्क्रू टाइट होगा कि ढीला होगा, आप इतना समझो, स्क्रू टाइट होगा कि ढीला होगा। तो इसको जैसे ही हम ऐसे करेंगे तो ये क्या होता जाएगा, इसको यदि हम ऐसे करेंगे बेटा तो ये अंदर जाएगा, स्क्रू किधर जाएगा, अंदर जाएगा, टाइट होगा। यानी कि जब टाइट हो तो इसकी डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इनसाइड होगी, किधर होगी, इनसाइड, अंदर की ओर। खत्म बात, आप यहां से भी बता सकते हो, छाप लो। अच्छा तो अब नोट डाल के लिख लीजिए
कि यह दोनों नियम धनात्मक आवेश के लिए थे। यह दोनों नियम धनात्मक आवेश के लिए थे। तो भैया ऋणात्मक आवेश के लिए क्या होगा? धनात्मक आवेश के लिए थे, आवेश के लिए हैं। तो ऋणात्मक आवेश के लिए, तो ऋणात्मक आवेश के लिए भैया जो दिशा आपकी धनात्मक आवेश की आई हो उसकी विपरीत दिशा किसके लिए हो जाएगी? ऋणात्मक आवेश के लिए। तो ऋणात्मक आवेश के लिए, ऋणात्मक आवेश के लिए बल की दिशा धनात्मक आवेश की बल की दिशा से विपरीत होगी। बल की दिशा धनात्मक आवेश की दिशा के विपरीत होगी। बात समझना। जैसे कि यदि आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए जो आपने निकाला है एफ मैग्नीट्यूड, इसकी जो डायरेक्शन आई है, मान के चलो कि किधर आई है? प्लस का के टाइप आया है। तो निगेटिव के लिए, तो निगेटिव चार्ज के लिए जो एफ मैग्नीट्यूड की जो दिशा आएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी? माइनस का के टाइप। ठीक है, ये है। छापो, छाप लिया। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, और फिर एक क्वेश्चन करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो आपको क्या पता होता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो मोशन के परपेंडिकुलर होता है। पता है, इतना तो पता है भाई। आपको क्या पता है? अगला पॉइंट है ये, तो इसे पहला पॉइंट लिख लो, दूसरा पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो। क्या है कि आपको पता है कि एफ मैग्नीट्यूड बराबर आपका क्या होता है? क्यू वी क्रॉस वी। यहां से आपको क्या मिलता है कि जो है एफ आपका परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, एंड एफ परपेंडिकुलर होता है किसके बेटा? चुंबकीय क्षेत्र के। ये आपको क्लियर है? ये आपको क्या है? क्लियर है। यानी कि क्या हुआ कि जो बल है वो गति की दिशा के परपेंडिकुलर है, मोशन की गति के परपेंडिकुलर है। मोशन की गति के बेटा कैसे है? परपेंडिकुलर है। बात समझना। तो ये रहा आपका बल F, और ये रहा आपकी वेलोसिटी, यानी इसके बीच का एंगल बेटा कितना है? 90 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यार ये लिख गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं ऊपर वाले को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो पॉज करके नोट कर लेना भाई आपको। चलो तो देखो ये F कितना रहा? इतना। अब बात समझना, ये परपेंडिकुलर है। तो भैया मेरे ध्यान से देखोगे तो यदि मैं इसका क्या कराऊं? डिस्प्लेसमेंट। भाई जिस दिशा में गति होगी, जिस दिशा में गति होगी उसी दिशा में ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर से बात समझो, जिस दिशा में गति होगी उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। तो लिख लो, जिस दिशा में गति होगी, जिस दिशा में गति होगी उसी दिशा में विस्थापन होगा, उसी दिशा में विस्थापन होगा। होगा कि नहीं होगा? विस्थापन होगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। उसी दिशा में क्या होगा? विस्थापन होगा। यानी कि ये आपका फोर्स रहा, तो यदि इस दिशा में गति हो रही थी इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ही फोर्स के क्या होगा? विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन, यानी कि डी होगा। अब आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है मेरे भाई? वर्क डन, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है यानी वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। फोर्स, विस्थापन और उनके बीच का एंगल, जहां पर थीटा क्या है? थीटा फोर्स तथा विस्थापन वेक्टर के मध्य बना कोण है, मध्य बना कोण है। क्लियर? अब बेटा
क्या करोगे कि फोर्स और विस्थापन के बीच का एंगल यहां के लिए कितना है, 90 डिग्री है, तो यानी कि वर्क डन W बराबर कितना हो जाएगा, एफ डी cos 90, और cos 90 की वैल्यू बेटा कितना होती है, 0। क्या होता है, 0। अरे वाह वाह वाह, क्या चीज आया है कि यहां पर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल तो लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश, गतिमान आवेश गति तो करता है, तो उस पर क्या होता है, उस पर बल तो लगता है, लेकिन उस पर विस्थापन नहीं होता। क्यों नहीं होता, रीजन आपके सामने है। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है यहां पर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और सबको पता है कि जिस दिशा में गति होती है उसी दिशा में क्या होगा, विस्थापन, यानी कि फोर्स और विस्थापन भी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो वर्क डन क्या हो गया मेरे भाई, 0 हो गया। वर्क डन क्या हो गया मेरे भाई, 0 हो गया। अरे वाह, यानी कि वर्क डन क्या हो गया मेरे भाई, 0 हो गया। तो अब आप लिख सकते हो कि क्या लिखोगे, अब आप लिख सकते हो कि यहां पर ध्यान से समझो, चलो इसको हटा देना, चलो हटा दे, पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो यहां पर मेन मुद्दे की बात, आपको पता है, लिखिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लास 11 गजनी बन गए आप लोग। वर्क डन एनर्जी क्या कहलाता है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता है कि चेंज इन वर्क इज इक्वल टू चेंज इन वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कार्य में कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यही होता है, लिख लो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो कार्य बराबर तो बेटा 0 आया है आपके लिए, इसके लिए तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब कि, यानी कि यहां पर देखो, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, हमने मान लिया कि v1 का स्क्वायर माइनस का हाफ एम v2 स्क्वायर, ये v2 का स्क्वायर है, ये v1 का स्क्वायर। अच्छा, m क्या है कि जो भी आपका जो गति कर रहा है आवेश, उसका द्रव्यमान है, v2 क्या है, उसकी अंतिम वेग है, और ये v1 क्या है, उसका प्रारंभिक वेग है। अच्छा, ओहो, यहां से तो ये क्या है, ये 0 है भाई, किसी का द्रव्यमान तो चेंज नहीं हो रहा है, ये नंबर है, तो भैया क्या हुआ होगा, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी आपस में क्या रही होगी, बराबर रही होगी, क्योंकि इसको 0 होना है, यानी कि हाफ एम v1 v2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, हाफ एम v1 का स्क्वायर, यहां से हाफ एम बेटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि v2 बराबर v1। अरे वाह, बहुत ही अच्छा, खूबसूरत आया कि किसी भी गति के दौरान, मतलब जब आपका आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर कोई कार्य नहीं होता है, उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन है वो ना के बराबर है, यानी कि कुछ हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो वेग है वो क्या रहा बेटा, कांस्टेंट रहा। कैसा रहा, कांस्टेंट रहा, वह परिवर्तित नहीं हुआ है। अच्छा, उसका जो वेग है वह परिवर्तित नहीं हुआ, ध्यान से समझना, मैंने वेग की बात कही है, वेग की बात कही है, वेग परिवर्तित, सॉरी, चाल परिवर्तित हो, मैग्नीट्यूड उसका क्या है, मैग्नीट्यूड आपका यहां पर क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, केवल परिमाण, केवल परिमाण की बात है, केवल परिमाण बराबर है, ठीक है। अभी दिशा के बारे में ना, यानी कि चाल आपका क्या है, बराबर, चाल बराबर, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ सर, कि चाल बराबर है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन वेग बराबर नहीं है, यही बात है। तो अब मैं लिखूं इसे, नोट करके हटा दूं इसे, चलो पॉज करके और लिखते हैं नोट, क्या लिखोगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र गति के चुंबकीय क्षेत्र आवेश की गति की दिशा के लंबवत होता है, लंबवत होता है, इसलिए लंबवत होता है, इसलिए इस चुंबकीय बल के द्वारा चुंबकीय बल के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है, अर्थात कार्य क्या होता है बेटा, शून्य होता है, तथा इस आवेश की चाल नियत रहती है, तथा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, वाह, लिख दिया, चलो छाप लो। तो एक क्वेश्चन करके आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। लिखिएगा, एग्जाम्पल है, कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र B कितना है 3i कैप प्लस का 4j कैप टेस्ला में गति करता है तथा इसका त्वरण xi कैप प्लस का 4j कैप है, तो x का मान बताइए, तो x का मान बताइए। अरे वाह सर, आपने तो यहाँ पर एक्सीलरेशन दे दिया, अब कैसे करेंगे, हमें तो वी पे रिलेशन पता है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, करें खेला शुरू करें बेटा, चलो खेला शुरू करते हैं। आपको F मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या पता है, क्यू वी वी साइन थीटा, यानी कि आपको ये भी पता है F मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये भी पता है, यानी कि इसका पता रहने का मतलब कि F परपेंडिकुलर टू V है एंड F परपेंडिकुलर टू V है, ये भी पता है सर। अच्छा सर, ये तो आपने दे दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा सर, फोर्स बराबर क्या होता है सर, फोर्स बराबर होता है m इंटू ए, होता है ना, देखिए फोर्स बराबर क्या होता है m इंटू ए। अच्छा, यानी कि f m इंटू ए, यहां पर तो क्या हो गया m इंटू ए हो गया। अच्छा सर, ये वाली बात है, तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका हमें क्या बताना है, त्वरण बताना है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है बेटा, तो चुंबकीय क्षेत्र में m जो फोर्स जो है वो a के डायरेक्टली क्या हो गया प्रोपोर्शनल, यानी a और b वेक्टर क्या होना पड़ेगा, भाई ये भी तो वेक्टर है ना, ये भी तो वेक्टर है कि नहीं मेरे भाई, तो ये भी क्या है वेक्टर ही तो है, a क्या है त्वरण ही तो है, यानी कि अर्थात यहां से देखो, यहां से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए a के, यानी a क्या होगा परपेंडिकुलर टू b होगा, और a परपेंडिकुलर टू b के लिए क्या पता है कि a डॉट b
मतलब ये क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन है। क्लास 11 गजनी बन गए, कोई बात नहीं। यदि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है आपस में तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य होता है। चलो ये चीज क्लियर है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ए डॉट बी शून्य लिखा देते हैं। तो ए आपको कितना दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है एक्स आई कैट प्लस का 4 जे कैट, और बी आपको बेटा कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 3 आई कैट प्लस का 4 जे कैट। अरे वाह। अब यहां से क्या करें, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि क्या करते हैं, आई का गुणा आई के साथ करते हैं, जे का गुणा जे के साथ करते हैं, खत्म बात। आई वाले का गुणा आई वाले के साथ, जे वाले का गुणा जे वाले के साथ। तो ए डॉट वी बराबर बेटा कितना हो जाएगा, ए डॉट वी बराबर कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 4 चौको 16। ठीक है, वो उनका मैग्नीट्यूड है। और ये बराबर बेटा किसके है, 0 के दिया हुआ है। यानी कि यहां से 3x प्लस का 16 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 16/3। दैट्स द आंसर। किस में आ जाएगा, मीटर। ये आपका क्या रहा, ठीक है। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट कहां से, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। यानी फोर्स बराबर क्या क्या होता है, m इंटू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन भी किसके परपेंडिकुलर हो गया, v के। यानी कि जब एक्सीलरेशन v के परपेंडिकुलर हो तो a डॉट v बराबर क्या होता है, 0। वहां से लिख दिया। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको समय पर वीडियो के क्या मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।